Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss MCQs from the chapter Electromagnetic Induction in our crash course 2022. So start करते हैं with the very first question जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर. A conducting square loop having edges of length 2 centimeter is rotated through 180 degree about a diagonal in 0.20 second. A magnetic field be exists in the region which is perpendicular to the loop if its initial position. If the average induced EMF during the rotation is 20 millivolt, the magnitude of the magnetic field. तो सबसे पहले सवाल को समझिए, डायग्राम बनाइए कि क्या कह रहा है. हमारे पास में कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, तो मैंने एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप बनाया. ओके, इसकी साइड लेंथ कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो मैंने वो भी लिख दी यहां पर. इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री अबाउट अ डायगोनल. तो भैया स्क्वायर का डायगोनल बनाना है तो आपने एक डायगोनल बना दिया, ये डायगोनल, इसके अबाउट आपको घुमाना है. ओके, अ मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट इन द रीजन विच इज परपेंडिकुलर टू द लूप. तो लूप के परपेंडिकुलर ये हमारा यहां पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया. ठीक है, बी. और इसको आप रोटेट कर रहे हो 180 डिग्री से, बराबर. और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना है, 20 मिली वोल्ट है. ये आपको यहां पर दिया गया है. ठीक है. सो अब देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ई बराबर होता है डी फाई बाई डी टी, या मैं लिखूं इसे फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, बराबर. यस और नो. तो टाइम इंटरवल दिया है इसने, तो ये तो काम हो रहा है. दूसरा है फ्लक्स, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा. ऑप्शन में देखो जीरो तो नहीं है ना कहीं, तो जीरो नहीं है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं. अब t बराबर 0 पर यदि मैं फ्लक्स देखूं तो पूरा फ्लक्स इसमें से पास होगा. क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए क्या है ना कि ये जो है क्या बोलते हैं, लूप है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने ऐसा माना है, तो इसका जो एरिया होगा या तो आप डॉट में मानोगे या क्रॉस में मानोगे, तो एंगल कितना होगा, 0. तो अभी चूंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस में बना दिया तो मैं इसको भी क्या मान लेता हूं, एरिया को भी अंदर ही मान लेता हूं. यस और नो. तो एरिया को अंदर माना तो थीटा कितना हो जाएगा, 0. तो कॉस 0 1 हो जाएगा. तो हम ये कहते हैं कि भैया फाई 1 बराबर आएगा बी. एरिया कितना आएगा इसका, 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. और कॉस 0 मतलब आएगा 1. यस. फाई 2 की जब आप बात करोगे तो यह आएगा बी इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू कॉस 180. इस बार कितना आएगा, 180. यस और नो. क्यों, क्योंकि देखो अब यदि एरिया इधर है तो जब ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो इसका एरिया अब इस डायरेक्शन में माना जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा भाई. एक बार ऐसे तो एक बार ऐसे मानना पड़ेगा आपको. क्लियर है. तो एक बार 0 तो एक बार 180. अब कैसे भी कर लोगे तो एक बार 0 और एक बार 180 डिग्री का तो एंगल आने ही वाला है. तो cos 180 माइनस 1 रहेगा, तो ये वैल्यू माइनस में रहेगी और ये प्लस में रहेगी. टाइम यहां पर दिया है और इंड्यूस ईएमएफ भी आपको दिया है, तो आप कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ कितना है भाई, 20 मिलीवोल्ट. तो आपने लिख दिया 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बराबर फाई 2 माइनस फाई 1. तो देखो b कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, cos 180 मतलब माइनस 1 माइनस 1. तो आप लिखोगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यहां पर b भी कॉमन है, और माइनस 1 अपॉन टाइम देखिए कितना दिया गया है, 0.20 सेकेंड. तो आपने इसे 0.20 कर दिया है. क्लियर. 10 टू द पावर माइनस 3 से इसको काटोगे तो ये माइनस 1 आएगा. पॉइंट हटाओगे तो इस 0 को तो हटा ही दो, तो यहां पे ऊपर 10 आएगा जो इस पॉइंट को हटा देगा. तो 20 बराबर आएगा 4 इंटू बी इंटू माइनस 2 आ रहा है और अपॉन में 2 आ रहा है. कैंसलेशन करेंगे
तो 4 पंजे 20, तो बी जो आ रहा है वो आपका 5 टेस्ला आ रहा है। सर माइनस आया था, अरे भैया उसने इनिशियल पोजीशन आपको बताई थोड़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है या बाहर है, बताया थोड़ी है, हमने तो मान लिया है। तो इसलिए प्लस माइनस का इसमें इतना हमेशा परेशानी रहती है। बट हां कभी कभी वो ऐसा मेंशन भी कर दे सकता है कि भैया अंदर है और एरिया बाहर लेना है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। पहला कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा सवाल यहां पर चल रहा है। दूसरा सवाल क्या है? A conducting loop of the face area A and resistance R is placed perpendicular to magnetic field. The loop is withdrawn completely from the field. The charge which flows through any cross section of the wire in the process. तो डेल्टा Q बराबर क्या आता है? डेल्टा फाई अपॉन R आता है। फाई क्या आएगा? B इंटू A आएगा अपॉन R आएगा, तो BA अपॉन R बार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। बी ए अपॉन आर ऑप्शन नंबर बी में यहां पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थियोरेटिकल टाइप का लग रहा है। सवाल पढ़ो। एन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस व्हेन अ मैग्नेट इज प्लंज्ड इनटू अ कॉइल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इंड्यूस ईएमएफ किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपका यहां पर सवाल है। तो इंड्यूस ईएमएफ के बारे में हम इतना जानते हैं कि भैया इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी बराबर। यस, ओके। तो फाई बराबर क्या आएगा? बी इंटू ए अपॉन टाइम, ऐसा मान लू मैं थोड़ी देर के लिए। अब सवाल में देखो, एन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस व्हेन अ मैग्नेट इज प्लंज्ड इनटू अ कॉइल। मतलब यहां पर एक कॉइल है और ये यहां पर एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे मानना है वैसे आप यहां पर मान सकते हो, यस और नो। तो सवाल क्या है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आपकी कहानी है। तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये बार मैग्नेट है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जो बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा इसकी एक्सिस पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ऐसा लिखा जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। एरिया किसका लिखना है? लूप का लिखना है। तो एक काम करते हैं, यहां से जो डिस्टेंस बन रही है उसको मैं x ले लेता हूं, ताकि एरिया जब आप लिखोगे तो एरिया क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन ना हो, यस और नो। अब देखो किस पे डिपेंड नहीं करता है। पहला ऑप्शन है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो भैया इस पे तो डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यही तो आपके इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। स्ट्रेंथ मतलब क्या? पोल स्ट्रेंथ मान लो। तो ये जो m है ये क्या आएगा? m बराबर स्मॉल m इंटू 2l, लेंथ ऑफ द मैग्नेट के बराबर। तो इस पे तो डिपेंड करता है। द स्पीड विद विच द मैग्नेट इज मूव्ड, क्या इस पे डिपेंड करता है? ये तो डाउट आ गया हमारे लिए मन में। ओके, रुक जाते हैं भाई। फिर है द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, क्या इस पे डिपेंड करता है? इस पे आपको श्योर होना चाहिए कि इस पे डिपेंड नहीं करता है। इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। तो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन फिर भी मैं आगे ऑप्शंस पढ़ता हूं। आगे ऑप्शंस में क्या लिखा गया है कि द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल करता है। इसमें भी डिपेंडेंसी यहां पर आती है, क्योंकि देखो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हम इंडक्शन लिखते हैं वो एक कॉइल के कारण लिख रहे हैं, एक टर्न के कारण लिख रहे होते हैं। लेकिन जब हम फ्लक्स में लिखते हैं तो यहां पर NBA लिखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। अब यहां पर सी नंबर का ऑप्शन तो आपको क्लियरली आ रहा है कि इस पे डिपेंड यहां पर नहीं करता है। लेकिन क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? तो देखो क्या होता है कि यहां पर आप जब NBA अपॉन टी लिखते हो तो dx बाई dt यहां पर वेलोसिटी की एक टर्मिनोलॉजी बनती है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा सा अपर लेवल का सवाल हो गया है, बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि थियोरेटिकल है, सोचना ज्यादा है, इसमें सोचना ज्यादा है। क्योंकि देखो m को आप m इंटू 2l लिख रहे होंगे कि नहीं लिख रहे होंगे? 2l। और जब आप इस डिस्टेंस को कंसीडर करते हो तो सेंटर से करते हो, तो ये 2l बाई टी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये लेंथ कितनी स्पीड से चेंज हो रही है वो एक वेलोसिटी बनाएगी, तो उस पर ये डिपेंडेंसी आएगी। सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करके देखोगे तब आपको ये आइडिया मिलने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया गया है। अ मेटेलिक मीटर स्टिक
moves with a velocity of 2 meter per second in a direction perpendicular to its length, perpendicular to a uniform magnetic field of magnitude this, the EMF induced between the ends of the stick. देखो क्या हो रहा है कि एक आपके पास में मीटर स्टिक है, मतलब लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका ये मूव कर रही है 0.2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में, ईएमएफ इंड्यूस। तो एक कंडक्टिंग रॉड में जो मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, बीवीएल साइन थीटा, यस और नो। तो यहां पर थीटा परपेंडिकुलर दिया गया है, 90 खत्म, और ऑप्शन में 0 दिया नहीं है तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। तो E बराबर आएगा, B है 0.2, वेलोसिटी है 2, लेंथ है 1, तो E बराबर आएगा 0.4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी, सवाल खत्म। इतनी ही तेजी से, उल्टा इससे भी ज्यादा तेजी से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। फॉर्मूला रिकॉल करो, फॉर्मूला आता है तो सवाल सॉल्व होगा, अदरवाइज बैठ के सोचते रहो करना क्या है। क्यों मुझे पता लग रहा है कि ये है भैया सवाल में ईएमएफ इंड्यूस, ये जो वर्ड है ना, ये पूरा आपको ईएमआई चैप्टर पे लेके आएगा हर बार। ईएमएफ इंड्यूस ये वर्ड आ रहा है तो आपके दिमाग में ईएमआई चैप्टर आना ही चाहिए, और इसके साथ में मैग्नेटिज्म वर्ड आना चाहिए। ये दोनों मिला के आपको ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड मिला के आपको हमेशा ईएमआई चैप्टर पे ही ले जाके ड्रॉप करेंगे, बीच में कहीं रुकने का सवाल नहीं आता है। यस और नो। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या दिया गया है, सवाल को ध्यान से देखो। अ वर्टिकल रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर फॉल्स वर्टिकली, ये ऐसे नीचे गिर रही है। इट इज इन कॉन्टैक्ट विद 2 वर्टिकल रेल्स विच आर जॉइंड एट द टॉप, ये इन 2 रेल्स के कांटेक्ट में है, जो कि ऊपर से क्या है, कांटेक्ट में है, टच किए हुए हैं। द रेल्स आर विदाउट फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस, रेल्स में ना तो कोई रेजिस्टेंस है ना ही कोई फ्रिक्शन है। देयर इज अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक बी, मैग्नीट्यूड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिया गया है। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, हाँ इतना आपको दिखेगा भी। When the speed of the ring is v, the current in the section PQ is, करंट पूछा है तो क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में करंट का सवाल कहां से आता है? ईएमआई चैप्टर। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा तो हमें नहीं पता। अरे क्यों नहीं पता भाई? भाई करंट जो आ रहा है वो इंड्यूस होके आ रहा है, यहां पे इंड्यूस वर्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, तो ईएमआई चैप्टर में ही है सब कुछ। यहां पे करंट कैसे आ जाएगा इसमें? बैटरी नहीं लग रही है ना, तो मतलब ईएमआई चैप्टर के बारे में सोचना है। तो ई क्या आएगा? तो इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यस और नो। अच्छा, लेकिन रेजिस्टेंस कितना और इंड्यूस ईएमएफ कितना, तो ये चीज बस आपको यहां पर पकड़नी है। तो देखो रेजिस्टेंस जो है ये यहां पर और यहां पर कांटेक्ट में है। तो मैं क्या कहता हूं, अब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कीजिए। ये यदि एक वायर है, इस पूरे का रेजिस्टेंस यदि ये सीधी होती तो मैंने मान लिया रेजिस्टेंस आर है, तो इसको यदि मैं बीच में से ऐसे काटूंगा, मतलब ये यहां से कटेगी तो इसका रेजिस्टेंस R/2 और इसका रेजिस्टेंस भी R/2 हो जाएगा। और ये दोनों इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, मतलब ऊपर में आपका R/2 कनेक्टेड है और नीचे में भी आपका R/2 कनेक्टेड है, यस और नो। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा R/2 पैरेलल टू R/2, मतलब आएगा R/4। तो यहां पर आपने एक चीज का सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया है कि रेजिस्टेंस जो है वो R/4 है। ध्यान रखना, रेडियस कैपिटल आर, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और रेडियस स्मॉल आर है, तो हमने यहां पे R इक्विवेलेंट लिख लेना है। और ये क्या है? ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है, ताकि गड़बड़ी ना हो। तो आप कहेंगे कि इस सवाल के अंदर में R इक्विवेलेंट जो है वो तो R/4 है। अब दूसरा क्या रह गया? ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकालेंगे भैया? तो हम ईएमएफ इंड्यूस निकालते हैं कि यदि कोई कंडक्टर v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में चले जिसकी लेंथ l है, तो VBL साइन थीटा। अब सवाल में क्या बोला गया है कि ये फॉल्स वर्टिकली, मतलब ये ऐसे गिर रहा है। सवाल में देखो यही वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि एज पर द डायग्राम। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो बताओ क्या करें? इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर है, तो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा, पॉजिटिव टर्मिनल अंगूठे की तरह,
बराबर, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भैया E बराबर V, B और L क्या होती है? अरे L क्या होती है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहां पर कितनी आएगी ये बताओ बस। तो हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। क्लियर? इस पॉइंट से इस पॉइंट का कितना आएगा? 2r है, तो आपके पास में 2r आ जाएगा और ये sin 90 1 हो जाएगा, तो VB 2r और ये आ गया। तो अब बस मैं क्या करता हूं, इनको वैल्यूज को पुट करता हूं, तो I बराबर आएगा VB 2r अपॉन r बाई 4। तो जो करंट आएगा वो आएगा, देखो 4 दूना 8, 8 VBR अपॉन R। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो 8 BRV अपॉन कैपिटल R दिया है। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा हाई सवाल है, यहां पर मैंने लूप दिया है, हो सकता है वो एक सीधा कंडक्टर दे दें, तो कंडक्टर दे देते तो उसकी लेंथ L दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल कर सकते हैं। यस और नो? बिल्कुल। आगे आ जाओ, सवाल देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, और इसको पढ़ने के बाद में ही आप इसमें समझ पाएंगे कि क्या यहां पर करना है। ठीक है? अच्छा, डायग्राम बड़ा नीचे जा रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं मैं। ठीक है, चलो। A vertical conducting ring of radius capital R force vertically in a horizontal magnetic field, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। Of magnitude field of magnitude B with constant speed V, the direction of B is perpendicular to the plane of the ring when the speed of the ring is V। तो यहां पे पहले 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए कि कौन सा सही है कौन सा यहां पर गलत है, तो सही वाला ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है A एंड DR एट डिफरेंट पोटेंशियल, A और D डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं। तो भैया एक बात बताओ, यहां पर जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना आएगा? V, B और 2R। पिछले सवाल में देखा है मैंने, E VB। यस, डिस्प्लेसमेंट A से लेकर के D तक का, क्योंकि यही इसी प्रकार से जा रहा है। अरे क्लियर है सर? एक बात बताओ, आपको नहीं लगता है कि सर ये यहां से लेकर के यहां तक का VB इंटू 2R आना चाहिए एक अलग से, और नीचे का अलग आना चाहिए? बेटा लेकिन वो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहता है, तो यहां से ACD सेक्शन और AED सेक्शन दोनों में आएगा उतना ही VB 2R, लेकिन चूंकि वो पैरेलल में है तो आंसर वही बना रहेगा। तो भैया A और D डिफरेंट पोटेंशियल पे है क्या? यस है, डिफरेंट पोटेंशियल पे है, D पॉजिटिव पे है और A जो है वो नेगेटिव पे है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये ऐसा वाला बनेगा प्लस माइनस। क्यों भैया ऐसे? V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में अंगूठा वो हायर पोटेंशियल, तो D आपका कहां आएगा? हायर पोटेंशियल, ये आएगा लोअर पोटेंशियल। यस और नो? तो A एंड D डिफरेंट पोटेंशियल पे रहेंगे, A एंड D आर एट सेम पोटेंशियल। यदि ये सेम है तो ये तो गलत हो गया, तो जहां जहां 2 लिखा है उसको उड़ा दो। तो 2 एक तो यहां उड़ा है और एक यहां है, ये उड़ गया। तो इसका मतलब देखो स्टेटमेंट नंबर 3 दोनों ही सही हैं। तो C एंड E आर एट द सेम पोटेंशियल, क्योंकि A में भी और C में भी ऑप्शन 3 तो आ ही रहा है, तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर डी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D इज 2BRV विद D एट हायर पोटेंशियल, यही तो निकाला है, तो ये भी सही है। तो 1 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आएगा। सवाल अच्छा है, थियोरेटिकल सवालों में जिनमें आप फंसते हो वैसे टाइप के सवाल मैंने यहां पर आपको लेकर के दिए हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। सवाल क्या है? अ मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर rotates vertically about one of its ends at angular velocity 5 radian per second. If the horizontal component of Earth's magnetic field is this, then the EMF developed between the two ends of the conductor. तो जब कंडक्टर को रोटेट करते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या? रिंग, डिस्क और एक ये साइकिल स्पोक, सब में यही आता है, याद है? ओके चलो, तो अब क्या आएगा? हाफ बी कितना है? 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4, ओमेगा है 5 रेडियन पर सेकेंड, और लेंथ कितनी है? 1 है। देखो 2 से काटो 2 को, ये बढ़ा दो, ये -5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट है क्या कहीं? ये तो ऑप्शन में नहीं है।
ओके, चलो एक काम करो, मैं इसको लिख दूं 50 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, कोई दिक्कत? ओके, तो क्या मैं इसे 50 माइक्रोवोल्ट लिख सकता हूं? कई बार आंसर आने के बाद भी आंसर नहीं आता है, आंसर आने के बाद भी आंसर नहीं आता है, तो यही चीजें मैं यहां पे आपको समझाता हूं बेटा, देखो गलती ना करें, है ना। हो सकता है कोई इसमें जीरो में उल्टा काट जाए, वो इसको 50 मिली वोल्ट लगाया है, हो सकता है भाई, मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में। क्लियर? चलो रीड द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है यहां पर? रीड द क्वेश्चन। A uniform but time varying magnetic field B of T exists in a circular region of radius small a and is directed into the plane of the paper as shown. The magnitude of the induced electric field at point P at a distance small r from the center of the circular region. ये यहां पर पूछा गया है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है। कैसे करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर डी फाई बाई डी टी, यस और नो। यहां कितना आता है? ई इंटू 2πa बराबर, सही है क्या? ई इंटू 2πa सही लिखा है क्या? ये बताओ मुझे कि गलत चल रहा है। यहीं पे सब कुछ खेल है बेटा, यहां पर पकड़ लिया तो कहानी सही हो जाएगी, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी। बोलो गलत क्यों? भाई लूप कैसा बनाना है? क्लोज इंटीग्रल वाला। तो ईएमएफ इंड्यूस यहां करवाना है पॉइंट पी पे, तो आपको ये तो कितना आएगा? ई इंटू 2πr बराबर डी फाई बाई डी टी। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? डी डॉट बी ए अपॉन डी टी। तो मैं लिख सकता हूं क्या? ए इंटू डी बी बाई डी टी। अरे बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एरिया कौन सा? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ई इंटू 2πr बराबर ए कितना है? पाई ए स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी। सवाल क्या लिखा गया है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। तो E बराबर आएगा, पाई से पाई कैंसल, तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2r और डीबी बाई डी टी। क्लियर? ए तो रेडियस है, कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ R बढ़ेगा तो E घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और ये घटेगा तो ये E बढ़ेगा। यस और नो? सही है। अब सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में देखो क्या बोला गया है, इज जीरो डिक्रीजेज एज 1/r इंक्रीजेज एज r डिक्रीजेज एज 1/r स्क्वायर। क्या आंसर लगाऊं? ये तो सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो सवाल में बोला गया है कि वो डिस्टेंस को कहां से मेजर कर रहा है? सेंटर से, और आप ऐसे जा रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप r को बढ़ा रहे हो और r के बढ़ने से E घटने वाला है। तो घटता किस रेशियो में है? डिक्रीजेज वाला और 1/r वाला। तो अभी आप इस ऑप्शन को सही लगाओगे, बी को। इन दोनों का मीनिंग भले ही आपको एक लग रहा होगा, सर डिक्रीजेज एज 1/r और इंक्रीजेज r, लेकिन नहीं। तो r के बढ़ने पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो घटाना है ना। क्या r के बढ़ने से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, यहां पर ऑप्शन सिलेक्शन परेशानी है। हर सवाल में ऐसा मिलेगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर पेपर को कहीं पे भी कैसे भी सेट कर सकता है, उसके लिए आपको तैयार यहां पर रहना है। आगे आ जाओ, अगले सवाल पे क्या है? अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 500 टर्न्स व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू इट्स resulting magnetic flux link with each turn of the solenoid is this, the self inductance of the coil। क्या करते हैं भैया? N5 बराबर Li, नंबर ऑफ टर्न्स है 500, फ्लक्स कितना है? 4 इंटू 10⁻³ बराबर L, और करंट कितना है? 2। काटा पीटी करो, 2 से काटोगे ये 2 बार, 2 पंजे 10, 3 जीरो से ये कट जाएगा, तो ये आएगा L बराबर 1 हेनरी।
खत्म। एक बात ध्यान रखना, कई बार सवालों में सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स लिंक लिखा रहता है, तो वो हमेशा टोटल फ्लक्स रहता है, नॉट विद द ईच टर्न, ये रहता है। मतलब सवालों में देखो, यदि मैं इस सवाल में ईच टर्न को काट दूं तो ये सवाल कैसे होगा पता है? ये होगा 4 इंटू 10⁻³ बराबर L इंटू 2, तो L बराबर आएगा 2 मिली हेनरी। ये आंसर कब है? यदि यहां से मैं बस ईच टर्न को काट दूं तो। चीज समझ लीजिए अभी, बाद में नहीं कि सर हमने उस बुक में देखा था उसमें ऐसे लिखा था इसमें ऐसे लिखा था, ये स्टैंडर्ड है। यदि फ्लक्स लिखा है तो वो टोटल ही लिखा रहता है, फिर उसमें 1000 टर्न लिखो या 500 लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि ईच टर्न लिखा है तो आपको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है इसको देखिए और मुझे बताइए। A coil is wound in a frame of rectangular cross section if all the linear dimensions of the frame are increased by a factor of 2 and the number of turns per unit length of the coil remains the same, self inductance of the coil increases by a factor of। तो भैया सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई एल। एक बार चेक करो मैंने सही लिखा है क्या फॉर्मूला? एक सेकंड रुकना, ऐसे नहीं, ओके। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ऐसे आएगा, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एल बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन बाई स्मॉल एल पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एन। तो एल बराबर आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन पाई आर स्क्वायर कैपिटल एन, ठीक है। सवाल में बोला गया है कि लीनियर पैरामीटर्स को 2 के फैक्टर से बढ़ा दिया, तो लीनियर कौन है? रेडियस है या नहीं है? और उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल रिमेन सेम, तो एन सेम रहेगा लेकिन ये भी तो एन बढ़ेगा, तो अब यहां तो दिक्कत हो रही है। तो एक काम करो, इस फॉर्मूले से सोचो भाई, नंबर ऑफ लीनियर पैरामीटर्स को आपने क्या किया है? इंक्रीज किया है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स को आपने क्या किया है? इंक्रीज किया है बाय द फैक्टर ऑफ 2, बाय द फैक्टर ऑफ 2। तो यहां तो परेशानी जैसा लग रहा है कि सर इसमें भी तो दिक्कत हो रही है, नंबर ऑफ टर्न्स को हम लीनियर माने या ना माने। तो एक काम करो, और भी आसान तरीका है, यहां पर एल से और एल से मल्टीप्लाई कर लो, बोलो क्या हो जाएगा? एल बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर और फिर से एक स्मॉल एन और फिर से एक एल, तो एल बराबर म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल ले लो। अब ठीक है, अब तो लीनियर पैरामीटर अलग अलग सेपरेट आउट हो रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या है? लेंथ से रिलेटेड पैरामीटर, और लेंथ से रिलेटेड पैरामीटर में रेडियस भी आएगी और लेंथ भी आएगी। अब इनको यदि मैं 2 से बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा बताओ जरा? 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 टाइम्स हो जाएगा, सवाल खत्म। देखो मैं मानता हूं, देखो यहां पर भी क्या हो सकता है कि यहां पर गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उसने बोला है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रिमेन सेम, तो इसलिए मैं उसको वहां तक लेके गया हूं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, मैं यहां पर भी देख के बोल सकता था। क्लियर? चलो आगे आ जाओ अगले सवाल पे। सवाल देखो क्या है, प्योर इंडक्टेंस ऑफ 9 हेनरी आर कनेक्टेड एज शोन इन द बिलो, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। भैया बताओ जरा, ये रेजिस्टेंस में ऐसे सवाल किए हैं आपने, तो एल इक्विवेलेंट कितना आएगा? L/3, 9/3, 3 हेनरी। कैसे पता लगा? ये तीनों आपस में पैरेलल है भाई, पैरेलल तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और इसका सेम है ना, यस और नो? तो इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो D। तो भैया देखो ये वाला मान लिया A, ये वाला मान लिया B, ठीक है, और जहां A है वहीं पर है C और जहां B है वहीं पर है D। तो आपने क्या किया? पहले इसको उठाया तो आपने लगा दिया ऐसा, फिर आपने इसको काटा B और C, तो ये ऐसा आ गया, फिर आपने इसको काटा तो ये आ गया, तो पैरेलल है।
तो पैरेलल ये कैसे चलता है? सेम एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के जैसे ही चलता है। तो L/3, एक की वैल्यू 9 है तो 9/3, 3 हेनरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल खत्म। क्या दिक्कत है? आराम से कर सकते थे। सवाल देखो क्या है, अगला वाला सवाल देखो यहां पर फटाफट। When the current in a coil changes from 8 ampere to 2 ampere in this second, the EMF induced in the coil is 2 volt. The self induction of coil in millihenry. कैसे करें? E बराबर L di/dt, यस और नो। पूरा लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, E बराबर -L di/dt, ठीक है। ये इसको हम लिख सकते हैं क्या? -L I2 - I1 अपॉन T। पुट कर दो, सॉल्व कर लो। E कितना दिया गया है? 2 वोल्ट बराबर माइनस L तो पूछा है I2 - I1 2 -8 अपॉन कितने टाइम में? 3 × 10⁻⁻2 में। काटा पीटी कर लो इसको जरा, क्या होगा जरा देखना। देखो 2 में से 8 गए, -6, माइनस +6, तो आप लिखोगे 2 बराबर L × 6 अपॉन 3 × 10⁻⁻2। तीन से कटेगा 2 बार, 2 से ये 2 बार, ये इधर चला जाएगा तो L बराबर आएगा 10⁻⁻2। क्या मैं इसे L बराबर 10 × 10⁻³ लिख सकता हूं? इसका मतलब क्या मैं इसे L बराबर 10 मिली हेनरी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, और आंसर आपको मिली हेनरी में चाहिए। पता है इस सवाल को बड़ा ही आराम से कंफ्यूजिंग बनाया जा सकता था। ये 4 ऑप्शन छोड़ दो, मैं 4 ऑप्शन लिख दूं। 10, 1, 0.1, 0.01, ये 4 ऑप्शन लिख दूं मैं ना, और यही सवाल लिखा है। तो आधे लोग वो 10⁻⁻2 निकालने के बाद इसको लगा के आएंगे, और ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने निकाला तो वही है 10⁻⁻2, लेकिन पूछा किसमें है? मिली हेनरी में बेटा। तो आंसर 10 आएगा, ठीक है। यही तो चीजें हैं जो हमें यहां पे सिखानी है आपको कि गलती क्या नहीं करनी है। जो जिसको करनी है वो तो फिर करके ही आएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं बेटा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन आपको सावधान रहना है। अब देखो इस सवाल में देखो, क्या ऐसे ही ऑप्शन दिए गए हैं? बिल्कुल दिए गए हैं। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस 5 × 10⁻⁻5 वेबर पर टर्न। पर टर्न का दिया, एक टर्न का दिया है। मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉइल, मैग्नेटिक एनर्जी तो भैया ½ Li² होती है, तो U बराबर ½ L कितना है? नहीं दिया। करंट दिया है 2 का स्क्वायर, तो L नहीं निकल रहा। अब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, तो हम जानते हैं N∅ बराबर Li, लगा लो सॉल्व। नंबर ऑफ टर्न्स है 100, फ्लक्स है 5 × 10⁻⁻5 वेबर पर टर्न। एक टर्न का इतना है तो 100 का इतना। L इंटू करंट कितना दिया है? 2, तो यहां से देखो L बराबर कितना आएगा? क्या काटो, 2 से ये तो 3 कर लो, तो यह आएगा 5/2 × 10⁻³ U बराबर आएगा ½ × 5/2 × 10⁻³ × 2 का स्क्वायर। कैंसलेशन करना बेटा, 2 2 2, तो यू आर गेटिंग 5 × 10⁻³ मतलब 0.005 जूल। पूछ लो कहीं मिली जूल तो नहीं लिख दिया बीच में अचानक से? कुछ नहीं लिखा है, सब जूल में लिखे हैं, ये घुमाने के लिए। सवाल देखो, उसने मैग्नेटिक एनर्जी पूछी, मेरे दिमाग में पहले यही फॉर्मूला आया, एल में अटक गया। एल के लिए मैं ढूंढा सेल्फ इंडक्टेंस, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना होगा या N∅ बराबर Li से निकालना होगा। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं जिसे मैं कहीं और सोचूं। तो सीधा सवाल यहां पर डन हो गया। क्वेश्चन नंबर है 14। चलो इस पे जरा हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। बताओ क्या आएगा? सवाल देखो क्या है,
यहां पर करंट के बारे में, पहले मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूं ताकि आपको सर्किट डायग्राम दिखता रहे। इफ I बराबर 5 एम्पियर एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड, एंड VB माइनस VA इज, VB माइनस VA कितना होगा? यहां पर प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, इसलिए ये कंपैरेटिवली आसान होगा, है ना। तो हम कैसे करते हैं भैया? तो हम यहां से चलेंगे VA माइनस, इसमें क्या है 1 ओम है, करंट कितना है 5 एम्पियर, तो 1 इंटू 5, ये माइनस है ये प्लस है, तो यह आएगा प्लस 15, और यहां आएगा माइनस L di बाई डी टी, L di बाई डी टी। तो L di बाई डी टी मतलब L तो है आपका 5 मिली हेनरी, और di बाई डी टी कितना है? तो ये है आपका 10 to the power 3, यस और नो? ओके, माइनस VB बराबर 0। अब देखो मैं इसको कर रहा हूं, अब गलत है कि सही है ये आपको बताना है। मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, लेकिन मैं रुका हुआ हूं जानबूझ के, कुछ तो भी है। ये कट गया, देखो 5 और 5 10 कट गए, तो VA प्लस 5 माइनस VB बराबर 0, तो ये आएगा VB माइनस VA बराबर 5, और ये वाला ऑप्शन यहां पर ए में मिल रहा है। क्या ये सही है? जरा इसके बारे में मुझे बताओ, सही है या गलत है? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, सही है या गलत है आपको बताना है। मैं तो 2 मिनट में बताऊंगा, लेकिन पहले रुको और सोचो 2 मिनट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इंडक्टर इसमें आ रहा है, यस और नो? तो ये कैसे लगेगा? तो भैया देखो, ये अरे रे ये और ये मैंने इंडक्टर बनाया, इसमें ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ये L है, तो E बराबर L di बाई डी टी, E बराबर माइनस L di बाई डी टी, यस और नो? तो भैया हम ये कह रहे हैं करंट इधर जा रहा है, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका क्या करेगा? अपोज करेगा। ये इसका क्या करेगा? अपोज। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर अपोजेस द चेंज, उसे परिवर्तन पसंद नहीं है, ये क्या करेगा? अपोज करेगा। अब देखो यहां पर करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो di बाई डी टी यदि डिक्रीज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जाने वाला करंट, इस डायरेक्शन में जाने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है, तो L क्या करेगा? L इंक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन। L क्या करेगा? इस डायरेक्शन में बढ़ा देगा। भाई इस डायरेक्शन में जाने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इंडक्टर क्या करेगा? इस डायरेक्शन में जाने वाले करंट को बढ़ा देगा। वो उल्टा काम करता है, तो बढ़ा देगा, तो इसका मतलब यहां जो बैटरी जैसा ये स्ट्रक्चर बनेगा, क्या ये ऐसा बनेगा? माइनस और प्लस, और जब ये ऐसा बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो ये सारा गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कितना आएगा? 5 और 15, 20 में से 5 गए, 20 में से 5 से 5 ही उड़ा लो सीधा, तो भैया VB माइनस VA आएगा आपके पास में 15 वोल्ट। देखो कितना फर्क आ गया। अब ये राइट है, डोंट वरी अबाउट इट। बार बार थोड़ी गलत बताऊंगा यार, मजाक एक बार किया जाता है, एक सवाल में 2-2 3-3 बार नहीं किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट यहां पर देखिए, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। देखो इंडक्टर अपोजेस द चेंज, इंडक्टर क्या करता है? होने वाले परिवर्तन को का विरोध करता है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब हो क्या रहा है? इस डायरेक्शन में जाने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है एज पर द क्वेश्चन, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ये क्या करेगा? इंडक्टर इस डायरेक्शन में जाने वाले करंट को डिक्रीज कर दिया है ना, हो रहा है ना, वो बोलेगा मैं बढ़ा दूंगा। तो मैं बढ़ाऊंगा कैसे? तो भैया ये अपने आप को ऐसी बैटरी बनाएगा कि इस डायरेक्शन में जाने वाला करंट ऐसी तो बढ़ेगा। भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को स्टार्ट करते ही नहीं करते, तो इसने इसे बढ़ा दिया, खत्म। ये कॉन्सेप्ट है बस इस सवाल में, और कुछ भी नहीं है। कर सकते हैं आराम से। चलो अच्छी बात है, मुझे लगा कि आप इसमें कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या है?
सवाल देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल है। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस R1 R2 प्लेस इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम अज्यूमिंग R1 ग्रेटर देन R2। ये अंदर है R2, बाहर है R1, तो बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट पाई, जो अंदर है वो ऊपर आता है एरिया में R2 स्क्वायर, और जो बाहर है वो R1 आता है। इसको ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर ए। जो बाहर है वो नीचे आता है इस फॉर्मूले के अंदर में। डायरेक्ट मैंने याद करवाए इसमें, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, डायरेक्ट याद रखना है। जो बाहर है बड़ा है, जो बड़ा है वो नीचे, ठीक है, याद रहेगा। क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस में? जो R बड़ा है वो कहां? डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी आर प्लेस्ड सो क्लोज टुगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक विद द अदर। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ओ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ L1 L2, खत्म। बोलो भैया, अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 8, 4 मिली हेनरी, खत्म। ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीटली लिंक हो गया है। कंप्लीटली क्या हो गया है? लिंक हो गया है। यस और नो? यस और नो? किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा ना L1 प्लस का L2 फिर प्लस करें या माइनस करें? वो कॉम्बिनेशन के लिए डायग्राम बना के देता है फिर, वैसा वाला। जब यहां पर डायरेक्टली दे रखे हो तो सीधा यही फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? A solenoid having inductance 4 Henry and resistance connected to a 4 volt battery at t बराबर 0, find the time constant। अरे टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर L बाई आर, फॉर्मूला याद, L कितना है? 4, ये है 10, 0.4, और आंसर यूनिट सेकंड में। ऑप्शन नंबर ए। टाइम कांस्टेंट क्या है पता होना चाहिए, टाइम कांस्टेंट क्या है पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 18, क्या कहता है? A coil of inductance 8.4 millihenry and resistance 6 ohm is connected to a 12 volt battery. The current in the coil is 1 ampere in the time approx। तो क्या आएगा? I बराबर I नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जिसे मैं लिख सकता हूं I नॉट मतलब ई नॉट बाई आर, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। यस और नो? पुट करो, सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? 12 वोल्ट की बैटरी, करंट 1 एम्पियर, 12 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम, 1 माइनस ई टू द पावर रेजिस्टेंस कितना है? माइनस 6 इंटू टाइम पूछा है, इंडक्टेंस है 8.4 मिली हेनरी। चलो भैया सॉल्व करते हैं इसको। 6 से काटो 2, तो 2 इधर आएगा, 1/2 बराबर आएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 6t अपॉन 8.4 मिली हेनरी है ये, ठीक है। चलो भैया क्या करूं इसको? इसको इधर उधर ले लेते हैं तो 1/2 आ जाएगा। भाई इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा। तो e की पावर माइनस 6t अपॉन 8.4 मिली हेनरी बराबर 1/2। देखो 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो e की पावर, एक काम करो मिली को ऊपर ले जाता हूं तो यह आएगा 6000t डिवाइडेड बाई 8.4, पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा लो, बराबर 2 की पावर माइनस 1, ठीक है। माइनस से माइनस पावर यहां पर कैंसिल हो जाएंगे और लॉग ले लो, तो लॉग लोगे तो यह आएगा 6 के पीछे 40t डिवाइडेड बाई 84 बराबर ln2। सही है। ऑप्शन देखो काफी दूर दूर है ये। तो देखो
मैं एक काम कर लेता हूं, इन 3 जीरो को छेड़ता ही नहीं हूं। क्यों नहीं छेड़ता हूं? जानबूझ के, ये मिली सेकेंड में काम आएंगे उधर जाके। तो टी बराबर आएगा ln2 मतलब 0.693 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 60, और ये आंसर चल रहा है मिली सेकेंड में। तो जो सेकेंड वाले हैं वो तो हट ही गए, 2 बच रहे। 12 पंजे 60, बर्छिंग 72, 12 सत्ते 84, 7/5 मतलब आएगा कितना? t बराबर 0.693, 7/5 1.20, 5 चौका 20, t बराबर 1.4 का 7 टाइम बराबर। तो कितना आ जाएगा? लगभग 1 मिली सेकेंड मान लू मैं इसे। तेज तर्रार विचार, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा सोचने की कैपेसिटी बढ़ानी है। इन सवालों में ये दिक्कत होती है बेटा, लॉग लेते आना चाहिए और ln2 की वैल्यू तो रटी रटाई याद होनी चाहिए। ln2 बचेगा और जहां e की पावर है वो सीधी नीचे आएगी। केमिस्ट्री में आप log टू द बेस 10 पे कैलकुलेशंस करते हो, केमिस्ट्री में आप log टू द बेस 10 पे कैलकुलेशंस करते हो, लेकिन यहां पर आपको ऐसे ही कैलकुलेशंस करनी है। आगे सवाल देखो, कई लोग ऑप्शन देख के बोल देंगे छोड़ो यार ये तो हमसे नहीं होना, लेकिन सवाल तो पढ़ो। एन आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी जॉइंट्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 5 वोल्ट, 2 सेकंड। तो आई बराबर पूछा है, आई नॉट आएगा ई नॉट बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। बोलो सही है? बस वैल्यू पुट करती आनी चाहिए। ई नॉट कितना है भाई? 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस यहां पे नहीं दिख रहा भाई, रेजिस्टेंस के बिना तो सवाल ही नहीं होगा। मुझे लगता है, देखो सुनो, गलत आ रहा है कोई बात नहीं, मुझे लगता है यहां पर रेजिस्टेंस भी 5 ओम का है और बैटरी भी 5 वोल्ट की है। आर बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे आगे देखो कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मैं मान रहा हूं 1 माइनस ई की पावर माइनस 5 इंटू टी कितना दिया गया है? 2 सेकेंड अपॉन एल कितना दिया है? 10 हेनरी। अब देखो सब मैच कर रहा है, कैसे? तो बाकी बहुत ज्यादा लोड ना लें, कई बार ऐसा होता है सवालों में डेटा मिस हो जाता है, तो उसे आपको यहां पर सही कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? श्योर? ओके। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, देखो। बैटरी, इंडक्टर और ये, तो भैया मैग्नेटिक एनर्जी आएगी हाफ एल आई स्क्वायर। तो आपने लिख दिया हाफ इंडक्टेंस है 2 का और आई स्क्वायर, आई तो है ही नहीं, आई कैसे निकालें? तो भैया कुछ समय पश्चात ये तो हट जाएगा। एट टी बराबर इंफिनिटी इंडक्टर ऑफर 0 रेजिस्टेंस, पॉइंट याद है तो सवाल खत्म। आई बराबर कितना आएगा? ई नॉट बाई आर, और इसमें ई नॉट कितना है? 10, रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो आई बराबर आएगा 5 एंपियर। तो मतलब U बराबर आपको मिलेगा हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहां पर आप 2 ने मारा 2 को, 5 25, 25 जूल। ऑप्शन नंबर सी है, ये दिख नहीं रहा है, वो होता है कई बार। ठीक है, देख लो सारी वैरायटीज हमारी कवर हो गई, जितनी वैरायटीज थी ईएमआई चैप्टर में, एक आधी छूटी तो नहीं है। अब आप बोलोगे सर सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड को कॉइल के अंदर रखा या सोलेनॉइड को सोलेनॉइड के अंदर रखा, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल नहीं करवाया।
मैं जानता हूं सर आपने एलसी ऑसिलेशन का सवाल नहीं करवाया जो यहां पे पढ़ा है, या और कौन सा है भाई। देखो हर एक वैरायटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है वो मैंने यहां पर आपको कवर कर दी है। श्योर? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए